खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। घुमंतुओं के स्कूल पर बुलडोजर चलने से उपजे विवाद ने पकड़ा तूल। बच्चों को पढ़ाने के लिए नगर परिषद लेके पहुंचे परिजन। वहीं आयुक्त ने कार्रवाई को सही ठहरा, सरकारी स्कूल में प्रवेश का दिलाया भरोसा। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी के चलते बढ़ाई निगरानी, पटरियों के दोनों ओर तेज होगी पेट्रोलिंग। अलवर आवासीय मंडल कार्यालय पर कार्मिकों ने दिया धरना, सीधी भर्ती जल्द करने की है मांग। वहीं बकाया भुगतान की मांग पर बस स्टैंड पर हुआ प्रदर्शन। और नॉर्वे की टीम ने शिशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण, सघन चिकित्सा इकाई सहित देखे अन्य इंतजाम। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अतिक्रमण हटाने के दौरान बुधवार में तोड़े गए घुमंतु स्कूल के बच्चे और परिजनों सहित संबंधित NGO के पदाधिकारी सोमवार को नगर परिषद पहुंचे। उनका कहना था कि अब बच्चों को नगर परिषद परिसर या कंपनी बाग जैसे स्थानों पर पढ़ाने का ही विकल्प बचा है। दूसरी ओर आयुक्त का कहना था कि यह स्कूल सरकारी जमीन पर बना हुआ था, साथ ही पास में स्थित सरकारी विद्यालय में भी अब इन बच्चों का प्रवेश कराया जा सकता है। इसी सिलसिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी आयुक्त के बुलावे पर नगर परिषद पहुंचे। अलवर के बुधविहार स्थित कांजी हाउस के पीछे आप साथ दो सेवा समिति की ओर से घुमंतु बच्चों के लिए संचालित पाठशाला अतिक्रमण हटाने के नाम पर हाल ही तोड़ दी गई थी। इसका विरोध जारी है। सोमवार को समिति पदाधिकारी 161 बच्चों एवं उनके परिजनों के साथ पहले कंपनी बाग और इसके बाद नगर परिषद पहुंचे। पदाधिकारियों का कहना था कि नगर परिषद ने मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर पाठशाला को हटाया है। इसके चलते गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए। अब उन्हें कंपनी बाग या नगर परिषद परिसर में पढ़ाने के लिए वे बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। निंदा करने वाली बात है कि जो बच्चे कच्ची बस्ती में रहते हैं उन बच्चों के लिए अलवर शहर की एक संस्था उठ के उनके लिए काम कर रही है। फिर उसके बाद प्रशासन उन बच्चों के लिए व्यवस्था जो है की हुई है उस व्यवस्था को ढेर कर देती है। ये बहुत बड़ी निंदा की बात है। ये सारे बच्चे कचरा बीनने वाले, कुछ भीख मांगने वाले, छाजरा वाले और गड़िया लोहार जिनको अपन बोलते हैं, इस तरह के सारे निचले परिवारों के जो धरातल से उठे हुए बच्चे, इस तरह के बच्चे हैं। और इनको यहाँ पे हम अब इसलिए लाए कि हम सोच रहे हैं कि इनको यहाँ पढ़ाया जाए। और इस स्थिति में पढ़ाने के लिए मजबूरी हमें इसलिए हुई है कि बृहस्पतिवार के दिन, कितनी तारीख थी? बृहस्पतिवार के दिन रात के अंधेरे में नगर परिषद के बुलडोजर और प्रशासन के अधिकारी और पूरी फोर्स आके सारे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसको तहस नहस कर गई बिना किसी पूर्व सूचना के। हमारा उनसे सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन था कि आप किसी तरह से हमें थोड़ा समय दे दें, हमारे इस स्ट्रक्चर को जो हमने बनाया उसको देख लें कि हमने किस तरह से बनाया। इसका एक एक पाइप खुल जाएगा, एक एक चीज़ सिर्फ अस्थायी रूप से बनी हुई है। हम इससे जन सहयोग से जितना हमने सहयोग लेके इस जगह को बनाया है उसका नुकसान तो ना करें कम से कम। अब वो स्थिति ऐसी हो गई कि इन बच्चों को बैठने पढ़ाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम आज यहाँ पे कंपनी गार्डन में बच्चों को इकट्ठा करके, इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, सबको लेके कि भाई हम अगर जितना पॉसिबल होगा ये सारे टीचर खड़े हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, वो ये बच्चे, हाँ ये ड्रॉप आउट, ये नीरज जी हैं और ये सारे टीचर्स हैं जो कि अब यहाँ पे इनकी क्लास लेने की क्लास लेंगे और इनको पढ़ाएंगे। ऐसा हमारा व्यवस्था चल रही है। अगर पॉसिबल हो पाया तो इस तरह से अब हम रोज गार्डन में या कहीं भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी भी कहीं भी कोई इतनी जगह दे दें कि इन बच्चों को तरीके से बैठ के पढ़ा दिया जाए। वहीं बच्चों का कहना था कि वह पहले कचरा बीनने का कार्य करते थे, लेकिन NGO के आने के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ। वह वापस मुख्य धारा से जुड़कर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन स्कूल पर बुलडोजर चलने के कारण उन्हें पढ़ने की जगह नहीं मिल रही। पहले कहाँ पढ़ते थे आप और आज यहाँ क्यों आए हो? सर पहले कचरे बीनते थे, फिर दिनेश सर आए हमारे पास, फिर हमको पढ़ाने लगे। कौन पढ़ाता था? दिनेश सर। तो फिर अब यहाँ पे क्यों आए हो? वहाँ पे क्या हो गया?
हमारी स्कूलें तोड़ दी किसने? पुलिसों ने। अच्छा, तो कितने साल से पढ़ रहे हो आप वहाँ पे? 8 साल हो गई होगी। कितने बहन भाई हो? 3। तीनों उसी में पढ़ते हो? एक बहन काम पे जाती है, 2 भाई पढ़ते हैं। 2 भाई पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ोगे आप खुले में? नहीं। अब जगह नहीं मिली तो यहीं पे आए हो ना आज? यस सर। मेरा नाम संजू है और मैं अग्रसेन से रहने वाली हूँ, कच्ची बस्ती से। और इससे मैं जब से छोटी थी, मतलब छोटी से पढ़ के अब मैं 12th क्लास में आ गई, तब से इन्हीं के पास से पढ़ी हुई हूँ मैं। और यहाँ से जो हम सब बच्चे, हम ही कचरा बीनती थी, इधर उधर डोलती थी, तब से ये एनजीओ आई, आप साधु सेवा समिति, जितनी सब कुछ है, हमें सबको इतना सिखाया। अब हमारे कोई बच्चे कचरा बीनने नहीं जाते, सभी एनजीओ के साथ पढ़ते हैं। और वो भी हमारे लिए जो जगह थी पढ़ने के लिए वो भी तुड़वा दी। और सब हमसे ये बोलते हैं पढ़ते क्यों नहीं हो, जो जगह दी थी वो भी हमारे लिए तुड़वा दी। अब हम कहाँ पढ़ेंगे। अब कौन सी क्लास में आओ? मैं 12th में हूँ। बच्चों को पढ़ाते भी हो? हाँ। और बच्चों को मोटिवेट भी करते हो आने के लिए? हाँ, सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं आने के लिए, सभी जाते हैं वहाँ से। अब यहीं पे पढ़ाओगे आप? हाँ। कंपनी बाग में? ठीक है। वहीं घुमंतु जाति के इन बच्चों के परिजनों का कहना है कि आप साधु सेवा समिति की ओर से पिछले कई वर्षों से पढ़ाई करवाई जा रही थी। वे इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लेते, लेकिन अस्थायी पाठशाला हटने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। सब हमारे बच्चे पढ़ते थे अच्छे भले, जैसे किसी स्कूल में बिठाते थे तो हमारे बच्चों से छुआछूत करते थे। मास्टर भी, स्कूल वाले भी कहते थे अब भाई ये बच्चे तो कचरा बीनते हैं, कबाड़ा बीनते हैं, कोई खाने में भी छुआछूत करते थे। बाकी इसके हमारी नगरी में ऐसे बच्चे रहते थे तो ये लोग आए और हमारे बच्चों से कही भाई ये गरीबों के बच्चे, इनकी सहायता करें। हमारे बच्चे अच्छे भले वहाँ पढ़ते थे, वो भी स्कूल तुड़वा दिया सब। अब हम बच्चों को कहाँ भेजे? हमारे पास 1 रुपए के एवज नहीं है, स्कूल में हम किस तरह पढ़ा सकते हैं उनको? हमारे पास तो खाने को सुबह और शाम भी नहीं है, हम पढ़ाएंगे कैसे? और हम तो सब ये चाहते थे हमारा बच्चा अच्छे भले पढ़ रहे और हमारा जूता चप्पल सब कुछ भी, खाना वगैरह सब सर देते थे फ्री में। घर से टेम्पू ले जाके भी ले जाते, हमने तो 1 रुपया पेंसिल के भी नहीं दिए साहब। इसीलिए हमारे बच्चों की परवरिश हो रही थी। और अब हम कहाँ भेजे इन बच्चों के? हमारे पास तो खाने की व्यवस्था भी नहीं है, हम कहाँ भेजे इनको पढ़ाने के लिए? अब यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आए, हमारा बच्चों का स्कूल टूट गया, कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पढ़ाओ साहब हमारे बच्चों को। उधर इन सभी बच्चों को नगर परिषद लाने पर आयुक्त ने एनजीओ को जमकर फटकार लगाई। आयुक्त मनीष फौजदार का कहना है कि अस्थायी रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर इस एनजीओ ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। पास में ही एक सरकारी स्कूल भी है, लेकिन वहां पर इन बच्चों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में आयुक्त ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम को सूचित किया, जो नगर परिषद पहुंचे। उनसे सभी बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालय में करवाने के लिए कहा गया है। 2 हफ्ते पहले मुझे ये पता चला कि कोई हमारी नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा है और जनवरी माह में लंपी रोग के समय कुछ गायें जो हैं उनको रखने के लिए हमने जगह बनाने की कोशिश की। तो उस जगह पर जो अतिक्रमण करके कोई संस्था चला रखी है, उनका ये दावा है कि हम कच्ची बस्ती के या उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और बड़ा अजीब सा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर, जिस दीवार पर रख के उन्होंने कब्जा कर रखा था वहाँ सरकारी स्कूल बना हुआ है, नया सरकारी स्कूल, और हमारे द्वारा ही भूमि आवंटित की गई है उस स्कूल को। तो उस स्कूल के बाहर बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन के एक स्कूल चलाया जा रहा था, जिसमें किसी प्रकार की डिग्री बच्चों को नहीं मिलती और उनका भविष्य हमेशा अंधकार में बन जाता। तो जिला शिक्षा अधिकारी को भी मैंने निवेदन किया है, कृपया इनके विरुद्ध जो बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना डिग्री के जो है, बिना मार्कशीट के स्कूल चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही नहीं, और जहाँ भी चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ संस्था के लोग जो बता रहे हैं हम संस्था चलाते हैं आप दो सेवा समिति करके, तो वो लोग आए थे, उन्होंने बच्चों को लेके आए। बड़ा दुखद विषय है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बच्चों को सरकारी कार्यालय में ज़बरदस्ती प्रवेश कराकर बिठा देना। वो जो बच्चे जिनकी उम्र 7 से लेकर और 12 साल के बीच में, बहुत ही दुखद है, जो कुछ नहीं जानते, उनको जो है लाकर बिठा देना, तो एक तरीके से इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया थी, जिससे जनता में मैसेज जाए सरकार के विरुद्ध, और जैसे सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि डीओ साहब स्वयं उपस्थित हुए, उन्होंने बताया है कि हम लोग हर बच्चे को आरटी की तरह निःशुल्क शिक्षा, बैग, ड्रेस और मिड डे मील और आने जाने की सुविधा, ये सब कुछ दे रहे हैं, तो उसके बावजूद वहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो ये बड़ा गलत है, दुखद विषय है। इस तरीके की निहित स्वार्थों के लेकर इस तरीके से बच्चों को आड़ बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, और ये इस विरुद्ध, इनके विरुद्ध जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और निश्चित रूप से हतोत्साहित किया जाएगा, और नगर परिषद की जितनी जमीनें हैं उनको भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति
किसी प्रकार के आड़ लेकर जो है अतिक्रमण किया हो। राइट टू एजुकेशन के तहत राजस्थान सरकार हर बच्चे को शिक्षा के लिए निहित है और मैं इन सभी बच्चों के निकटतम राजकीय विद्यालय में प्रवेश के लिए निर्देशित कर चुका हूं। संस्था प्रधान भी यहाँ उपलब्ध है, हर एक बच्चे का प्रवेश करवा दिया जाए। वहीं आयुक्त ने बच्चों से यह जानकारी भी चाही कि उन्हें पढ़ाई गई कक्षाओं की मार्कशीट भी मिल पाती है या फिर नहीं। इसे लेकर उन्होंने बच्चों से संवाद किया। सातवीं मार्कशीट है तेरे पास? मार्कशीट मतलब नंबर जिसमें लिखते हैं, पास फेल की मार्कशीट है क्या? सातवीं पढ़ी क्या बेटा? इधर जवाब दो ना बेटा, ये अंकल ने पढ़ाया आपको तो सातवीं में पढ़ाई करी क्या? छठी में पढ़ाई करी? ये सर इसको बोल रहे हो ना, मार्कशीट है क्या बेटा? फिर कैसे नौकरी लगेगी तेरी, कैसे जीवन अच्छा होगा? तेरे माँ बाप को भी आशा होगी कि बड़ा पढ़ के अफसर बनेगा बेटा। ऐसी कैसे स्कूल भाई मार्कशीट तो दी होगी बेटा सातवीं की। एग्जाम हुए थे? एग्जाम भी नहीं हुए। क्या करते हैं पिताजी? बेटा आप क्या करते हो? स्कूल में पढ़ते हो और कोई काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हो। अच्छा, जो सरकारी स्कूल है पीछे की साइड में उसमें क्यों नहीं जाते हो बेटा? मना करता है क्या कोई? तो वो जाना चाहिए, वहाँ भी मुफ्त शिक्षा मिलती है। उधर समिति अध्यक्ष दिनेश किरार ने बताया कि यह बच्चे नशाखोरी में लग गए थे। इसके बाद इन्हें प्रोत्साहित कर बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस में पिछले कई वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। सरकार ने कुछ समय में जगह उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दे रखा है। तत्कालीन आयुक्त कमलेश मीणा ने बच्चों को यहां कुछ समय के लिए पढ़ाने की अनुमति भी दी थी, लेकिन 25 मई की रात जेसीबी चलाकर उनकी टीन शेड सहित अन्य सामान को हटा दिया गया। किरार का आरोप है कि उन्हें अपराधियों की तरह बंदी बनाकर नगर परिषद लाया गया। सर, ये घुमंतु समाज के बच्चे हैं, ये गरीबी की वजह से बेचारे पढ़ नहीं पाते थे, ये नशा चोरी और कई तरह कार्य कर रहे थे। हमारी एक संस्था है आप साथ दो सहयोग समिति, उसके जरिए हम इन बच्चों को झुग्गियों से ला के मोटिवेट करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। हमने सरकार ने एक वादा किया था कि आपको जल्दी जगह अलॉट करवा दी जाएगी 3-4 महीने में, जिसकी वीडियो फोटो सब हमारे पास है। उसके बाद होता है क्या है सर, हमने एक सरकारी जगह पर कार्य कर रहे थे और हमने यहाँ के आयुक्त थे कमलेश मीणा जी, जिनसे हमसे परमिशन ली गई थी कि सर हम कुछ समय के लिए जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टेम्परेरी उस पर टीन शेड लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बाद में जब जरूरत पड़ेगी उठा लेंगे। उसके बाद होता है क्या, रात में बिना बताए, बिना जानकारी, बिना कोई नोटिस दिए रात के 10 बजे 25 तारीख को रात को बिना बताए बिना उन्होंने जेसीबी फेर दी गई है और पूरा वो कर दिया गया है। जिस तरह जैसे कोई हमारे बच्चों को अपराधी बना रहे हो या कुछ गुनाह कर रहे हो, उनको पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, आसपास में इनको भोजन करवाते हैं, कपड़े लगते जो सुविधा करवाते हैं। सभापति साहब और आयुक्त साहब ने बिना कोई जानकारी दिने, बिना कोई वो करे, इन बच्चों को वहाँ रात में 10 बजे बिल्डोजर फिरवा दिया और मुझे यहाँ पाबंद कर दिया गया, मुझे बंदी बना दिया गया और मुझसे काफ़ी उटपटांग शब्द बोले गए कि आप अपराधी पैदा कर रहे हो, आप बच्चों का जीवन खराब कर रहे हो, भीख मंगवा रहे हो। तो मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये बच्चों का जीवन सुधारा है, खराब किया है। ये वही बच्चे थे कुछ समय पहले जो नशा कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। आज हम लोगों की टीम की वजह से बच्चों का जीवन सुधरा है, इनका जीवन बदला है। कुल मिलाकर घुमंतु बच्चों के स्कूल पर हुई कार्रवाई से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा असुरक्षित ढंग से लोग पटरियां क्रॉस करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मंडल सुरक्षा आयुक्त ज्योति मनी ने निर्देश दिए हैं। इनकी पालना में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवान रोजाना रेलवे ट्रैकों के दोनों तरफ पेट्रोलिंग कर सवारी गाड़ियों को पास करवा रहे हैं। इसी कड़ी में अवतार सिंह टूर के सुपरविजन में ट्रैक के आसपास घूम रहे आमजन की समझाइश भी की गई। साथ ही सोमवार को पटरियों के पास स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को अनाधिकृत रूप से रेल लाइन क्रॉस नहीं करने के लिए समझाया गया। साथ ही गाड़ियों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग नहीं करने, ट्रेनों पर पत्थरबाजी नहीं करने आदि की जानकारी दी गई। इसके अलावा बताया गया कि हाल ही तेज गति वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है, इसलिए ट्रेन के गुजरते समय रेलवे ट्रैक से दूर रहें। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल MM सेठिया और स्टाफ सदस्यों सहित रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैंड के समीप स्थित कार्यालय पर धरना दिया गया।
अलवर मंडल अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि बजट घोषणा में 311 पदों पर सीधी भर्ती का ऐलान हुआ था, लेकिन आवासन मंडल प्रशासन द्वारा भर्ती को बार बार स्थगित किया जा रहा है। इसके अलावा आवासन मंडल की खाली जमीन से अतिक्रमण हटाने की भी मांग है। हमारी मुख्यतः मंडल प्रशासन से दो ही मांगे हैं कि बजट में घोषणा किए गए 311 पदों पर सीधी भर्ती की जाए गहलोत सरकार के द्वारा। प्रशासन उस 311 पदों की भर्ती को बार बार अपने इस तरीके से स्थगित करता जा रहा है। तुरंत प्रभाव से भर्तियाँ की जाए, ये संविदा कर्मी और MTSO की को तुरंत हटाया जाए, सीधी भर्ती की जाए। साथ ही हमारी ज़मीनें जो तो सरकार के द्वारा ली गई है उनके बदले में तुरंत ज़मीन दिलाई जाए। हमारे को पूरे राजस्थान में ज़मीनों का किया जाए। इसके लिए हमने साकेतिक धरना पूरे राजस्थान में किया गया है। आज 29/5/2023 को व्रत अलवर स्तर पर सभी कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक अवकाश देकर धरना पे बैठा जा रहा है, जिसमें भिवाड़ी, भरतपुर, धौलपुर सभी खंडों और व्रतों के कर्मचारी स्थित हैं। और वहीं एटक यूनियन से जुड़े रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। संगठन सचिव राकेश तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। निगम प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेतन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। मुख्य समस्या हमारी भुगतान की है, जो कर्मचारियों के भुगतान नहीं हो रहे। जो पहले क्या था, जो हेड ऑफिस से डायरेक्ट पेमेंट आता था डिपो के लिए, अब क्या हेड ऑफिस से ये कर दिया गया है कि पहले जोनल में आएगा, जोनल में हमारे यहाँ भेजेंगे। तो इससे क्या 1 2 3 दिन 4 4 5 5 दिन पेमेंट हमारा लेट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे कर्मचारियों का बकाया पेमेंट पड़ा हुआ है, वो नहीं आ रहा। अभी 11 लाख का पेमेंट आया हुआ है, उसको आए हुए करीबन 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अब मैंने यहाँ का लोकल मैनेजमेंट उस पैसे को कर्मचारी को देने के तैयार नहीं है। पता नहीं क्या इनको परेशानी होती है। उनका पेमेंट है, उनका पैसा है, उसमें भी हमको बहुत परेशानी हो रही है। और अन्य मांगे हैं, जैसे वेतन विसंगतियाँ का फर्स्ट ग्रेड मैकेनिकों का है, जिनका पे ग्रेड 2400 से 2800 की मांग रख रखी है, तो वो भी लागू नहीं कर रहे। सरकार के द्वारा लेटर भी इनको दिया गया है, उसका जवाब नहीं दे रहे। तो इस विरोध में हम विरोध प्रदर्शन किया है हमने। नॉर्वे के 3 सदस्यों के दल ने शिशु चिकित्सालय का दौरा किया। उन्होंने यहां FBNC वार्ड में मिलने वाली सघन चिकित्सा का जायजा लिया। साथ ही यहां मौजूद यशोदाओं से बात कर उनके काम को सराहा। PMO डॉक्टर सुनील चौहान के अनुसार नॉर्वे के सहयोग से अनेक स्वास्थ्य योजनाएं संचालित हो रही हैं। वहीं इस टीम ने कुछ आवश्यक सुझाव भी दिए। शिशु चिकित्सालय में विजिट के लिए टीम आई थी, जो कि नीपी प्रोजेक्ट जो चलता है उसके तहत अस्पताल का निरीक्षण किया, और जो भी इन्होंने यहाँ पर कार्य देखा है तो उससे ये प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी चीज़ों का यूटिलाइजेशन तरीके से किया जा रहा है। कहाँ निरीक्षण किया है टीम ने? अभी इन्होंने ईटेट का निरीक्षण किया है, उसके बाद SNC का किया है, और FBC जो कंगारू मदर केयर है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी ली है। उसके बाद अभी यशोदा से इंटरेक्शन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद मदर मिल्क बैंक की विजिट करेंगे। The purpose of my visit coming from Norway is to see the good results of the good partnership in the Norway-India it's called NIPI, Norway-India Partnership Initiative, focusing particularly on maternal and newborn health. How do you like the medical facility in this hospital? It's very impressive to see that at this level of hospital it's possible to have care for premature newborns, like we've just seen, with equipment, but also innovative new ways of handling babies who are born too early. In particular, we've seen how in the past they would separate the newborns, the premature newborns, from their mothers and the parents. And now we've been able to find ways to keep them together, which is good for the parents and it's good for the newborn baby as well.
मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम काली पहाड़ी में रविवार शाम खेत में दवा छिड़कते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति बेहोश हो गया। सामंत चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी रात को मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा सोमवार को सामंत चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर मृतक के पुत्र जालिब खान ने बताया कि उसके पिता फजलू खान प्याज की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा सामने आया है। मेरा पिताजी फजलू खान सनौक रोशन का। कहाँ के रहने वाले हैं? काली पहाड़ी। कहाँ पर दवा दे रहे थे? वो अपने कण में दवाई दे रहे थे, छिड़काव प्याजन में, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? कोई दवाई के प्रभाव में आ गए क्या? पता नहीं, उसका तो चक्कर आने लग गया। फिर अस्पताल, हाँ दवाई चढ़ गई जो अस्पताल ले आए। यहाँ भर्ती कराया? हाँ यहाँ भर्ती कराया। फिर क्या इलाज के दौरान? हाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई? है जी, पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई? हाँ पोस्टमार्टम कार्रवाई। शहर के जयपुर रोड स्थित भगवान परशुराम सर्किल का शहर विधायक संजय शर्मा ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के अलावा ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान भगवान परशुराम के जयकारे भी लगाए गए। समाज के पदाधिकारी ओम प्रकाश शर्मा एवं राजेंद्र तिवारी ने बताया कि वर्षों से अलवर शहर में भगवान परशुराम के नाम से सर्किल बनाने की मांग की जा रही थी। इस दिशा में शहर विधायक संजय शर्मा द्वारा प्रयास के साथ ही 11 लाख की राशि भी विधायक कोष से मंजूर की गई। परशुराम भगवान की जय। भगवान जी का मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, इसमें सारा जो समाज है उसको सिरे जाता है और खासकर विधायक जी संजय शर्मा जी ने अपने कोष से 11 लाख रुपए दे करके मूर्ति का अनावरण करवाया। आज बहुत खुशी की लहर है कि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हैं और ये सभी के देवता हैं, सबके आराध्य हैं। भगवान परशुराम सर्किल जो कि 2016 में 10 जनवरी को बना था, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में शहर विधायक संजय शर्मा जी ने अपने विधायक कोष से 10,90,000 रुपये दे करके इसका जीर्णोद्धार निर्माण करवाया था। चूँकि शहर के विभिन्न चौराहों का जीर्णोद्धार लोकार्पण करवाया गया है हुआ है, तो उसी के तहत इस चौराहे का भी करवाया गया है। इससे आज सर्व समाज में, हिंदू समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं और हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। ऐसे में सर्व समाज में आज खुशी की लहर है और हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं माननीय विधायक जी का कि उन्होंने इस शहर के बीच में इस चौराहे का जो भव्य रूप आज हम सबको शहरवासियों को दिया है, उसके लिए बधाई शुभकामनाएं। सभी शहरवासियों को बधाई शुभकामनाएं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा शांतिकुंज स्थित सामुदायिक भवन में महंगाई राहत शिविर में पहुंचे। उन्होंने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। उन्होंने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के चलते राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई से बचाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 100 एवं किसानों को 2000 मासिक यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय किया। इसके अलावा राशन किट, पशुओं का बीमा और चिरंजीवी योजना, निर्धारित श्रेणी में 500 रुपए में सिलेंडर सहित पेंशन में वृद्धि जैसे कदम उठाए गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी को, जिनकी दूरदर्शिता से राजस्थान के आम आदमी को महंगाई राहत कैंप लगाकर राहत दिलाई जा रही है। और ये कैंप पिछले 1 मई से 30 अप्रैल से चल रहे हैं और ये 30 जून तक चलेंगे। 2 महीने लगातार चलेंगे। आवश्यकता पड़ी तो इनको और आगे बढ़ देंगे। इसमें 500 रुपये में उज्ज्वला और BPL वालों को गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 25 लाख रुपए का मेडिकल बीमा, 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, 2 पशुओं का पशुधन बीमा। उसके अलावा 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री। उसके अलावा 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री। उसके अलावा वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन जो पहले 500 और 700 रुपये होती वो उसको 1000 कर दिया और अब हर साल बढ़कर वो 15% इजाफा होकर 1150, उसके बाद फिर 1300, ऐसे करके 5 साल में लगभग 2 गुनी वो पेंशन हो जाएगी। इसके अलावा शहरी गारंटी रोजगार योजना शुरू कर दी, जिसमें जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसी तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसमें भी 125 दिन का रोजगार कर दिया। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी समस्त जिलेवासियों से, समस्त प्रदेशवासियों से ये आग्रह है कि इन सब योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो महंगाई राहत कैंपों में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
भाजपा ने नई संसद के उद्घाटन में विपक्ष के शामिल नहीं होने की आलोचना की है। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद के उद्घाटन और इसे देश को समर्पित कर ऐतिहासिक कार्य किया गया है, लेकिन देश के 20 राजनीतिक दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर लोकतंत्र के मंदिर यानी नई संसद का अपमान करने का काम किया है। पूर्व एमएलए जाटव के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। इसके बावजूद आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से आमजन नरेंद्र मोदी को बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनवाएंगे। 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने नए संसद भवन का लोकसभा का जो बना है नया बिल्डिंग, उसका उद्घाटन किया। लोकतांत्रिक तरीके से उसका उद्घाटन हुआ है, संवैधानिक तरीके से उद्घाटन हुआ है, और बाकी जो दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं राष्ट्रपति को बुलाना था, राष्ट्रपति भवन का मामला नहीं था, ये लोकतांत्रिक तरीके से है। अब इसमें प्रधानमंत्री के अलावा और कोई उसका उद्घाटन कर ही नहीं सकता, और इनको सबको जहाँ जाना चाहिए, जहाँ पूरे देश ने, सारी दुनिया ने इनकी तरफ नज़र है, ये जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। कोई बात कहनी तो वहाँ कहें ना जाकर के, और इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और ये सब लोग इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सब दल एक होकर के कोशिश ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी को रोका जाए। जनता का रुझान तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री 24 में अच्छे बहुमत से दोबारा जीतेंगे। नई संसद को 975 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है कि नई संसद बना के आज़ाद भारत में दी है और देश को समर्पित किया है? किसी काम के लिए, जो किसी भवन को बनाने के लिए तखमीना एस्टीमेट बनाया जाता है, और मैं ऐसा लगता है कई साल लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को, मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो रात में भी जाकर चेक करते थे। उन्होंने 2-2.5 साल में इसको बनाकर कंप्लीट तैयार कर दिया। आधुनिक तरीके से बनी है, सारे आधुनिक जो है माइक हैं, सेट हैं, सारे कुछ दीर्घाएँ हैं, पत्रकारों की दीर्घाएँ हैं, दर्शक दीर्घाएँ हैं, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए अच्छी वहाँ बैठने की सुविधाएं हैं, और एक अच्छा जो भवन है, इस देश का नाम हुआ है इस भवन के बनने से। विपक्ष ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया, आपको लगता है? अपमान किया है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और मैं इनको जो है इस तरह का जो अपमान जो किया है ना, मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ। बाकी जो दल है जिन्होंने इस संसद में उद्घाटन के अवसर पर भाग नहीं लिया, मैं इनकी निंदा करता हूँ। अलवर सैटेलाइट हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनीता गोयल को एपीओ किए जाने का विरोध सामने आया है। इसके चलते नर्सिंग कर्मी, मरीज के परिजन और अनेक लोग जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि करीब 5 दिन पहले सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता गोयल को पीएमओ द्वारा एपीओ कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि यह चिकित्सक सैटेलाइट अस्पताल में सबसे अधिक मरीजों को देखती है। उन्हें लेकर इस तरह के आदेश निकाले जाने पर लोगों ने हंगामा भी किया। और आइए अब देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सोमवार को आयोजित कार्यक्रम की एक झलक। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि सर्किट हाउस के पास उनके स्मारक स्थल पर मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शहर विधायक संजय शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि भाजपा के विधायक होने के नाते वे केंद्र से इसके लिए अनुरोध करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसान नेता चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी तेरा नाम रहेगा। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने की। उन्होंने अपने परिवार के चौधरी चरण सिंह से जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्हें ईमानदारी की मिसाल बताया। उधर इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव भी उपस्थित रहे। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 36वीं पुण्यतिथि। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जो कि इस देश में किसी भी नेता ने नहीं किया, उनके पद चिन्हों पर उनके बताए कार्य हम करेंगे आगे भी और अब भी। और चरण सिंह जी ने जो
शासन किसानों के लिए हित में किया, वो किसी भी प्रधानमंत्री ने देश में नहीं किया। चरण सिंह तेरा नाम रहेगा, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 36वीं पुण्यतिथि अलवर जिले में जाट महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय शेर सिंह जी चौधरी, आदरणीय उनके सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर के और यहाँ प्रतिमा पे माला पहना करके यहाँ 36वीं पुण्यतिथि चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री है देश के, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर मेरा भी एक सौभाग्य है कि फूल माला पहना कर मैंने भी आज चौधरी चरण सिंह के चरणों में नतमस्तक होकर के पुण्यतिथि में भाग लिया है। मैं इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरे देश को, और चौधरी चरण सिंह को पूरा देश, सारे जाति के लोग, इस भारतवर्ष के लोग सब याद करते हैं। चौधरी चरण सिंह चूँकि किसान नेता था, उसके कोई जातिवाद की कोई बात नहीं थी। आज चौधरी चरण सिंह के पुण्यतिथि के ऊपर प्रोग्राम भी कहीं न कहीं होंगे देश में, भारत सरकार भी करेगी, राज्य सरकार भी करती है। क्योंकि प्रजातंत्र में ऐसा होता है कि भी कोई न कोई जो देश का जो प्रधानमंत्री रहा है वो तो उनके प्रोग्राम होते रहते हैं। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कार्यक्रम में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सभापति घनश्याम गुर्जर सहित कई पार्षदों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे अजीत यादव ने चौधरी चरण सिंह द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही कर्मचारी नेता प्रेम पटेल, एडवोकेट रामनिवास जाट, विकास बील और पार्षद सुनील चौधरी ने भी विचार रखे, जबकि मंच संचालन कैलाश चौधरी ने किया। साथ ही विचार मंच के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी ने आभार जताया। वोट क्लब के ऊपर दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक रैली किसानों की वो भी आज तक अपने आप में रिकॉर्ड है। उसके बाद किसानों की बात पूरे देश में सभी पार्टियां चिंतन मंथन करने लगी। ये चौधरी चरण सिंह की ही देन है। और एक चीज़ और, शायद मैं हो सकता है थोड़ा गलत हूँ, शेर सिंह जी मुझे सही करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी मेमोरी में है कोई बात है, नत्थी सिंह जी का स्वर्गीय विधायक, इनके पिता, उनको मेरे ख्याल नाम गंडूड़ा भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आज से नत्थी सिंह गंडूड़ा कहलाओगे। उनके नाम से उन्होंने उसको हमेशा गंडूड़ा कह के ही बुलाते थे और उनसे काफ़ी स्नेह रखते थे, बहुत प्यार रखते थे और हमेशा उनको किसान नेता के रूप में प्रतिष्ठित भी करने का काम करते थे। किसानों के जो यहाँ पर मूवमेंट हुए, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी किसान लीडरशिप उभरी, उसमें चाहे महेंद्र शास्त्री हो, चाहे जगमाल सिंह हो, चाहे महिपाल यादव हो और चाहे जगत सिंह। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, संजय भाई, आपको मैं स्पेशल ये बात नोट करने के लिए कहूँगा कि आज हम कितना, कल एक लड़का कोई भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाता है तो पूरे शहर को पोस्टर छाप देता है। जगत जगमाल जो चुनाव लड़ने के लिए आए और मैदान में उतरे तो उनसे कहा, उनको 10-10 गिनती के पोस्टर दिए विधानसभा में, 10-10 पोस्टर दिए, ज़्यादा जीत करी तो 25-25 दिए और इनसे कहा कि भाई ये जाइए, चिपकाइए और चुनाव लड़िए। सर, इनसे होगा क्या? उनका तुम्हें वोट थोड़ी मिलेगा, मेरे नाम पर मिलेगा, मेरे नाम से मिलेगा। तो 25-25 पोस्टर दे के चुनाव में भेजा और जनता का धन्यवाद, ताकि वो उनके नाम पर उन लोगों ने उनको नेता भी स्थापित किया, MLA भी वो लोग बने और आगे राजनीति करें। अब जो चीज़ें गिरावट आ रही है और इतनी गिरावट आ रही है कि हम राजनीति के रूप में नेताओं से उम्मीद ये की जाती थी कि ये नई दिशा देंगे। ऐसा देश में आज तक कोई राजनेता पैदा नहीं हुआ ईमानदारी के बारे में बताऊंगा। 200 MP उनके पास चाहिए थे, बाकी उनके पास थे। उस टाइम राजनारायण ने बिरला शेख को बोला 200 करोड़ रुपया मैं दे दूँगा और वो 1-1 करोड़ में 200 MP को दे देना और आपका बहुमत पास हो जाएगा। मैं भी मेरे पिताजी के साथ उस समय उनके निवास पर उपस्थित था, तब उन्होंने यूँ मुझे उठाने दी कि मैं पैसे दे के सांसद खरीद के अपने बहुमत के दूँगा, मैं पार्लियामेंट में ले जाऊँगा और वो पार्लियामेंट में नहीं गए। बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई और भी
पर अब मेरे पास भी कोई बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस देश में ऐसा नेता राजनेता पैदा नहीं होगा, दूसरा चौधरी चरण सिंह पैदा नहीं होगा। कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी एक जाति के लीडर नहीं थे, वो किसानों के मसीहा थे। इस हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई किसान नेता नहीं है, इसलिए उनको जाटों तक सीमित नहीं करें। और मेरा आग्रह है कि अगला जो कार्यक्रम हो उसमें सभी लोग 5-5, 10-10 और अधिक लोगों को लेकर के आएँ कि एक इतने बड़े व्यक्ति की पुण्यतिथि का कार्यक्रम हमें बड़े वृहद स्तर पर हम मनाएं। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो एक महान अर्थशास्त्री के रूप में इस देश को जो दिया वो अनुकरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और किसान के क्षेत्र में हमारे गरीब और किसान के लिए उन्होंने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। और उनके जो मार्ग पर जो अनुसरण हम करें, चौधरी साहब जितने बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही श्रम और लगन से हमारे किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। कि ये वो देश के वो सपूत थे जिन्होंने हमेशा किसान हित के लिए, देश हित के लिए कार्य किए। अर्थशास्त्री तो थे ही, ऐसे जननायक जिन्होंने जाट समाज में जरूर जन्म लिया, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी, जब तक जीवित थे उन्होंने देश की संरक्षा में अपना पूरा योगदान दिया। भारत देश कैसे उन्नति की ओर अग्रसर हो, किसान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने हमेशा देश हित में अपने कार्य किए। ऐसे मौके पर मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला, इसके लिए मैं आदरणीय शेर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चौधरी चरण सिंह की 36वीं पुण्यतिथि आज मना रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अब चौधरी साहब के जो सिद्धांत थे वो इतने बड़े सिद्धांत थे कि एक संविधान के रचयिता के सिद्धांत होते हैं उससे कम नहीं थे। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री और बहुत ही बड़े किसान हितैषी थे। उन्होंने अपने जीवन को, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना आई थी। कभी वो अपनी माँ से पूछते थे, अगर बेटा पटवारी बन गया का, जब वो सीएम बने थे तो उन्होंने कहा बेटा पटवारी बन गया का। जब उन्हें समझा पटवारी बीमारी बहुत बड़ी है तो उन्होंने उसी दिन, ये इतिहास रहा, उसी दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में पटवारी की जगह लेखपाल कर दिए थे और पटवारी नाम को ही ख़त्म कर दिया था। वो इतने किसानों के प्रति जागरूक और मजबूत आदमी थे। किसानों के ट्रैक्टरों का आज तक भी जो टोल नहीं लगता, चाहे आप दिल्ली ले जाओ, ये उन्हीं की देन थी। उन्होंने किसानों के लिए टोल फ्री वाली बात, किसानों को बाज़ार में अपने ट्रैक्टर ले जाने वाली बात, किसान जहाँ मंडी है वहाँ अपना ट्रैक्टर ले जाकर अपना माल बेचने वाली बात, चौधरी चरण सिंह जी की ये बहुत बड़ी देन थी पूरे किसान समुदाय को। चौधरी साहब किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, अपितु वो सर्व समाज के नेता थे। और हमने जो सुना है, पढ़ा है, वो देश ही नहीं विश्व के एक अच्छे अर्थशास्त्रियों के रूप में जाने जाते हैं। और आज भी उनकी किताबें हमारे देश सहित विश्व के अंदर अर्थशास्त्र की जब पढ़ाई करने हमारे बालक बालिकाएं जाते हैं तो उनकी किताबें आज भी वहाँ प्रचलन में हैं। इस नाते से किसानों के लिए विशेष रूप से आपने जो संघर्ष किया, जो स्थान दिलाया, उसके लिए सारा देश आज उनको याद भी कर रहा है और नमन भी कर रहा है। 1990 की बात है, युवरानी महेंद्र कुमारी जी पहली बार अलवर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी। और उस वक्त का दृश्य मैं बताता हूँ कि जो मेन रोड है, विशेष मेरे घर के आगे, मंजीत सिंह जी सेक्रेटरी यूआईटी थे, खंबे लगे हुए थे, बीच में पहली बार खंबे लगे थे। उस पर मैं कोषाध्यक्ष था शहर का, संजय नरुका जी मंडल अध्यक्ष थे। हम दोनों ने बड़ी लंबी नसीनी लेकर के इन खंभों के ऊपर अपने हाथों से एक बांस में बड़ा झंडा भाजपा का लगा करके और पूरे मनोयोग से हम झंडे लगाते थे। स्टेंसिल्स आते थे जिसपे नील से हम दीवारों के ऊपर लिखते थे, दीवार लिखने भी हम करते थे। लेकिन आधुनिक युग में जिस प्रकार से आधुनिकता आती गई, कार्यकर्ताओं का सृजन बंद हो गया। और वर्तमान परिस्थिति में नई पीढ़ी आते ही काम मेहनत करने के बजाय सीधे ही टिकट पर आती है, पार्षद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय चरण सिंह जी ने कितना संघर्ष किया होगा, किन परिस्थितियों में उन्होंने उस लड़ाई को शुरू की होगी। और जब वो राजनीति में आए होंगे, जब उनको कल्पना भी नहीं होगी कि वो देश के प्रधानमंत्री पद पर जाके बैठेंगे।
सरिस्का बाग परियोजना में रविवार को उद्योग एवं देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने भ्रमण किया। उन्होंने कर्णाकाबास वन क्षेत्र में बागिन ST 7 एवं भगानी वन क्षेत्र में ST 30 की साइटिंग की। साथ ही सरिस्का में जल प्रबंधन और बाघ सुरक्षा आदि पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या 28 हो जाने एवं पर्यटकों को आसानी से साइटिंग होने पर हर्ष जताया। वहीं इस दौरान DFO बाघ परियोजना में सहायक वन संरक्षक टहला पंकज कुमार, क्षेत्र वन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी और दिलीप कुमार भी साथ मौजूद रहे। मैम बताएं, आपने आज सरिस्का का भ्रमण किया तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, आज हमने सरिस्का का भ्रमण किया, देखा भी कि भाई फॉरेस्ट की जो कई दिनों से गार्ड और वो बताते रहते हैं कि मैडम एक बार आप आइए देखिए तो सही सरिस्का। तो आज सरिस्का का भ्रमण किया। सुबह भी हमने एक टाइगर देखा और अभी तो हमने किल करते हुए और उसको घसीट के ले जाते हुए देखा। उसने एक चीतल का किल किया अभी हमारे सामने, और ये पानी के जोड़ के पास से वो एकदम लेके जा रही है किल करके। तो यहाँ भी जो टाइगरों का कुनबा बढ़ा है, काफ़ी दिन पहले जो लुप्त हो गया था और इतने सालों से फॉरेस्ट और गांव वालों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि अब कुछ सालों से 4-5 साल से जो गांव वालों में और फॉरेस्ट विभाग में एक पारिवारिक समन्वय जो बना है, बहुत अच्छा सराहनीय काम है। और अब जो भी अधिकारी यहाँ CF, ACF और गार्ड और DFO फॉरेस्टर सब जो लग रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी अब जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें टाइगर दिख भी रहा है तो बड़े खुश होते हुए जा रहे थे, हमें रास्ते में भी मिले। तो मेरी तरफ से पूरे फॉरेस्ट विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी 30 मई को गंगा दशहरा श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन अनेक शुभ नक्षत्र और योग हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के बाद भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर भूमंडल पर मां गंगा का अवतरण किया था। इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर अबूझ मुहूर्त भी है। इसके अलावा 31 मई को निर्जला एकादशी पर श्रद्धालु पूरे दिन पानी पिए बिना व्रत रखेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का पर्व कल 30 मई मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस बार गंगा दशहरे पर संपूर्ण दिन रात रवि योग, कुमार योग व हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग विद्यमान है। इस नक्षत्र में किए गए दान पुण्य पूजा अर्चना का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस बार कल गंगा दशहरे पर विशेष शुभ श्रेष्ठ संयोग विद्यमान रहेंगे। पौराणिक कथा अनुसार राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से मां गंगा मैया को भूमंडल पर भेजने का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद भागीरथ जी के अथक प्रयासों से भगवान शंकर को प्रसन्न कर करके भागीरथ जी ने भूमंडल पर मां गंगा का अवतरण प्राप्त किया था। वही दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन था। इसलिए इस दिन गंगा दशहरे के पर्व के साथ बड़ी ही श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरे के पर्व को स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त कहते हैं। इसलिए इस दिन गंगा दशहरे पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण नींव मुहूर्त, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान मुहूर्त आदि सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होते हैं। गंगा दशहरे के दूसरे दिन 31 मई बुधवार को श्रद्धालुओं द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। निर्जला एकादशी पर 31 मई बुधवार को श्रद्धालु जनों द्वारा मंदिरों में बीजनी, ककड़ा, खरबूजा आदि ऋतुफल दान दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं द्वारा अनेकों सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे जल और मीठे जल की प्याऊ लगाई जाएगी। मंदिरों में जल पात्र आदि का वितरण भी किया जाएगा। इस दिन अर्थात निर्जला एकादशी पर पूरे दिन निर्जला रह करके श्रद्धालुओं द्वारा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। उधर पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा प्राप्त है। इसलिए गंगा दशहरा के पर्व का खास महत्व है। वहीं ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग, कुमार और राजयोग है।
इस दिन व्रत रखने पर वर्ष की अन्य सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस गंगा दशहरा के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान करना या गंगा जी में गोथा लगाना, अपने घर में भी गंगा जी के ओम गंगा च गोदावरी नर्मदा शची इस मंत्र से आह्वान करें, सुबह स्नान करें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और दूसरे दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत पर्व जैसे मनाया जाता है। आपने देखा होगा, इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के जो व्रत करते हैं, जिनको निर्जला एकादशी सूर्य अस्त से और सूर्य दूसरे दिन सूर्य अस्त तक अगर कोई निर्जला रहे, एक केवल ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 आचमन करने के बाद अगर जल लेता है तो मदिरा पान के बराबर माना जाता है। हमारे धर्म में एक इस जीव को कृतार्थ पाने के लिए ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाता है। समस्त ऋषि गण, संत, पंडित, ऋषि, महिलाएं इस निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। इस व्रत करने से 12 महीनों की एकादशी का फल, एक दिन की एकादशी का फल मिल जाता है कल। इसलिए हम सभी से प्रार्थना है कि सभी निर्जला एकादशी का पर्व करें। और ये जो निर्जली का एकादशी व्रत करते हैं, इसमें देखिए पंखा दान करते हैं, खरबूजा दान करते हैं, शरबत का दान करते हैं। पूर्व निःशक्तजन आयुक्त खिल्लीमल जैन ने अलवर को संभाग मुख्यालय घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा है। जैन ने बताया कि अलवर जिले को सरकार ने 4 भागों में विभक्त करने का निर्णय लिया है। इससे यहाँ की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां विषम हो गई हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, बताइए इसके बारे में, संभाग के बारे में। अलवर जिला, जिसमें पहले 11 तहसील और 14 पंचायत समितियां थी, उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक खैरतल जिला बनाया गया है, जिसमें बहरोड, मुंडावर, तिजारा, बेवाड़ी आदि सारा क्षेत्र निकाल दिया गया। दूसरा, बहरोड कोटपुतली जिला बनाने की घोषणा की गई है, जिससे हमारे अलवर जिले की जो मान मर्यादा है उसको ठेस लगी है। इधर कठूमर को डीग जिले में मिलाए जाने का प्रस्ताव है। कठूमर तहसील में ही खेड़ली मंडी आती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से खेड़ली और खैरतल 2 मंडियाँ ऐसी है जो पूरे देश भर में, क्या विश्व में सरसों की मंडी मानी जाती है। ऐसे व्यापारिक केंद्रों को हमारे यहाँ से निकाल दिया गया है। अलवर रियासत थी, पूर्ण रियासत थी, और जिसका विलय 1947 में, बल्कि 1949 में मत्स्य राज में हुआ था, और 1953 में मत्स्य राज को राजस्थान में मिलाया गया। पहले राजपूताना था। ऐसे हमारे अलवर जिले की शान और शौकत को इस तरीके से विभाजित करके बट्टा लगाया गया है। मेरा कहना ये है कि अलवर की शान बरकरार रहे, अलवर का वैभव बरकरार रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से जो हमारे जिले को नुकसान पहुंचाया गया है और विभाजन किया गया है, ठीक है, सब राजस्थान के भाग है। तो अलवर जिले के मान सम्मान के लिए इसको संभाग स्तर पर का दर्जा दिया जाए। संभाग स्तर का दर्जा दिए जाने से आरपीएससी आदि की सारी परीक्षाएं संभाग मुख्यालय पर होंगी। इससे पहले भी भरतपुर को संभाग बना दिया गया। अलवर जिला उस समय भी संभाग बनाए जाने काबिल था, लेकिन किसी भी कारण से मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि हमारी राजनीति कमज़ोर रही या दूरदृष्टि में क्या रहा। आज अलवर को पुनः संभाग स्थापित किए जाने की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी अलवर के काफ़ी लोगों से जुड़े रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, जो अलवर से 2 बार विधायक भी रहे हैं, टीकाराम जी जूली जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मांग की है कि इसको संभाग बनाया जाए।
अलवर कायस्थ समाज ने प्रदेश में कायस्थ कल्याण बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। इसी कड़ी में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अविनाश माथुर के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह मांग की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कायस्थ महासभा की महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष अलका माथुर को बनाया गया है। साथ ही कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी बनाया गया। आज अलवर में कायस्थ महासभा अलवर के नेतृत्व में राजस्थान के डेलीगेट्स आए थे। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि राजस्थान के अंदर कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कायस्थों को लाभ मिले और हमें भी अपना कुछ करने का अवसर मिले। इसलिए जयपुर से, भरतपुर से, धौलपुर से इत्यादि जगह से चित्रांश बंधु यहाँ एकत्रित हुए थे और हम लोगों ने मीटिंग करी है। और इससे पूर्व हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर चुके हैं मिलकर कि शीघ्र ही कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। एवं अलवर में नई हमने जिला अध्यक्ष श्रीमती अलका माथुर को बनाया है। उनकी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कायस्थ सभा अध्यक्ष द्वारा मेरे द्वारा किया गया था और हम सब ने समाज के विस्तृत रूप में चर्चा करी थी, क्या कमियां हैं, कैसे हमारा समाज एकजुट हो, एकजुटता के लिए क्या क्या करना चाहिए, समाज का उत्थान किस तरह हो, समाज के बच्चे कैसे आगे बढ़ें। भारत विकास परिषद अलवर इकाई द्वारा आयोजित 5 दिवसीय बाल संस्कार एवं अभिरुचि शिविर में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। गौरतलब है कि ओसवाल स्कूल में लगा यह कैंप संपन्न हो गया है। वहीं दूसरी ओर इसी स्कूल परिसर में आयोजित किए गए 12 दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर का समापन भी रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। समापन समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल रही। उन्होंने ऐसे शिविरों को अपनी प्रतिभा को निखारने के एक अवसर बताया। समारोह की विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य रेणु मिश्रा ने प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ ज्योति सिन्हा द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन से हुआ। साथ ही अध्यक्ष दिलीप गोयल ने सभी का स्वागत किया, जबकि महिला प्रमुख अनुपमा गोयल ने भी विचार रखे। इसके अलावा प्रकल्प प्रमुख आशा मित्तल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शिविर प्रशिक्षकों को सम्मानित करने में सह प्रकल्प प्रमुख नीना सोनी का सहयोग रहा। धन्यवाद ज्ञापन सचिव हेमेंद्र बंसल द्वारा किया गया। मीडिया प्रमुख गिरीश गुप्ता ने बताया कि शिविर में सहभागिता कर रही सभी महिलाओं और बालिकाओं के हीमोग्लोबिन एवं कैल्शियम की रक्त जांच डॉक्टर लाल पैथ के सहयोग से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सचिव हेमेंद्र बंसल ने बताया कि शिविर में लगभग 450 महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन अनुराधा चौहान एवं मधु गुप्ता ने किया। इस दौरान रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता सहित अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के प्रमाण पत्रों का वितरण 31 मई तक ही किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि यह प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा जनवरी माह से ही बांटे जा रहे हैं। अब 31 मई तक ही इनका वितरण होगा और शेष बचे हुए प्रमाण पत्रों को वापस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भेज दिया जाएगा। इससे पहले वंचित अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। रीट प्रमाण पत्र अलवर ज़िले में 3 विद्यालयों में बांटे जा रहे हैं। उनमें से एक यशवंत स्कूल है। यशवंत स्कूल में दिनांक जनवरी से ही ये प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और अब हमने 31 मई तक लास्ट डेट तक ये प्रमाण पत्र बांटने का निर्णय लिया है। उसके बाद शेष प्रमाण पत्र जो रह जाएंगे उनको अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। अखबारों के माध्यम से और समाचार जगत में जो मीडिया ग्रुप हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके माध्यम से भी हमने अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया कि 31 मई तक अपने प्रमाण पत्र ले लें। उसके बाद ये सब अजमेर बोर्ड को प्रेषित कर दिए जाएंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 and 23386। राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मेगा हाईवे सुमेल स्टैंड के समीप शिव पेट्रोल पंप पर बारिश के बाद जमीन धंसने से ट्रेलर पलट गया। इसके चलते लाखों का नुकसान हो गया। वहीं चालक सहित ट्रेलर के पास बंधी भैंस की जान बाल बाल बची। स्थानीय निवासी मनीराम गुर्जर, सुरेश चंद मीणा और सरपंच धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि 3 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे में ट्रेलर को स्टार्ट कर ले जाने के दौरान जमीन धंस गई और वाहन पलट गया। इसके बाद केबिन में फंसे ड्राइवर को शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। साथ ही भूमि धंसने से बने गड्ढे से ट्रेलर को निकालने के लिए 3 क्रेन और जेसीबी लगाई गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मौसम में हुए बदलाव के बाद मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों को भर्ती करके भी उपचार किया जा रहा है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद मौसमी जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। डॉक्टर रतनलाल मीणा और डॉक्टर कैलाश चंद सैनी के अनुसार लोगों को शुद्ध पेयजल ही पीना चाहिए। साथ ही खटाई, तले हुए पदार्थ और फास्ट फूड का उपयोग बेहद कम करें। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बनने वाली डामरीकरण सड़क उद्घाटन से पहले ही कई जगह उखड़ने लगी है। अलवर करौली मेगा हाईवे से हल्दीना, नेतला, जातपुर और कैरवाड़ा की तरफ डामरीकरण सड़क का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान बारिश होने के कारण रोड़ी के बाद अब डामरीकरण उखड़ने लगा है। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने उखड़ रही सड़क का मरम्मत करने का कार्य शुरू किया है। गौरतलब कि इस क्षेत्र के लोगों ने कई बार गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने की मांग उठाई है। वैसे भी सड़क मार्ग से ओवरलोड ट्रेलर और पत्थर से लदे हुए ट्रक टोल बचाने के फेर में बड़ी संख्या में गुजरते हैं। अकबरपुर कस्बे में सोमवार को 2 मंदिरों में शिव परिवार की स्थापना हुई। यहां विद्यालय के समीप श्रद्धालु सत्यनारायण शर्मा ने प्राचीन शिवालय का जीर्णोद्धार करवाया है।
इस मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिव परिवार की स्थापना की गई। वहीं चौबाड़ स्थित ठाकुर जी के मंदिर में शिव परिवार की स्थापना हुई है। इस मौके पर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिमाओं का सहस्त्र धारा पंचामृत से स्नान कराया गया और हवन यज्ञ के साथ प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बाद में भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, कई भाजपाई और ग्रामीण मौजूद रहे। बड़े आनंद की बात है, अकबरपुर कस्बे में अलवर ही नहीं, अयोध्या, वृंदावन और पूरे भारत में प्रसिद्ध मूर्तिकार परिवार भाई सत्यनारायण जी, उनसे बड़े अमीचंद जी, उनसे छोटे रामोतार जी, पप्पू राम जी, नंद किशोर जी, पांचों भाइयों ने मिलकर, अमीचंद जी के बेटे ने और बाकी सब भाइयों ने मिलकर के आज भगवान शंकर जी के परिवार की देव प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की है, हो रही है। हनुमान जी महाराज को भी स्थापित किया है। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। एक तो जीर्णोद्धार कराना बहुत अच्छा काम है, दूसरा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराना और ऐसे अवसर पर यज्ञ का आयोजन करना बड़े आनंद की बात है। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम भी अपने मित्रजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उमरेण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परिणाम 100% रहा है। सोमवार को श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। विद्यालय प्रांगण में प्रधान के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हाल ही में आए 12वीं आर्ट्स के परिणामों में यहाँ 57 में से 31 विद्यार्थी प्रथम स्थान पर रहे हैं। साथ ही 15 बच्चों के अंक 70% से ऊपर आए हैं। जो रिजल्ट है वो 100% है और सबसे उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट और सेकंड में ही हमारा रिजल्ट सिमट के रह गया, थर्ड पोजीशन भी। मैं स्टाफ की तरफ से और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि ज़िंदगी में अपनी पूरी भविष्य में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करते रहे। और जैसे अभी संघ लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट आया है और उसमें जो बच्चियां ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह से तुम भी कोई ना कोई इसमें निकलो, आगे बढ़ो। ये मेरा मन भी है, विश्वास भी है और हमारा सबका आशीर्वाद। इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए पढ़ाई की बातें हैं, सब कुछ है बेटा, लेकिन सबसे पहले जो आता है ना वो होता है हमारे संस्कार। उस पर हमको विशेष ध्यान देना। अगर संस्कार आपके अच्छे रहे तो आगे खूब तरक्की करोगे। तो आप यहाँ तो आपको टोका जाता था, बच्चे ये मत करो, बच्चा ये पढ़ो, बच्चा ये करो, लेकिन यहाँ से निकल, इस गेट से बाहर कदम रख लिया तो वहाँ कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो अपने आप पे संयम रखना, अपने आप को सही आचरण में रखना, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और स्पेशली गर्ल्स, आप लोगों से ही घर का नाम रोशन होता है ना। बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए हो तो ऐसे ही आगे रिजल्ट जो है बढ़ते ही जाना। आगे कॉम्पिटिशन्स जरूर देना। इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप खूब मेहनत करना। घर के, मैं समझती हूँ यहाँ पर घर का काम भी होता है, उतना ही होता है, लेकिन उसमें से भी समय निकालकर जो है पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना। माधोगढ़ ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ नजर आई। इस मौके पर सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत माधोगढ़ हेडक्वार्टर पर स्कूल में जो है महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारीगण उपस्थित हैं और गहलोत साहब की जो सरकार की जो है संस्थाएं, जिनको ऑनलाइन किया जा रहा है, सब लोग हैं जो ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के अधीन जो सारे ग्रामवासी आए हुए हैं, सब अपना काम करवा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी आए हुए हैं, डॉक्टर भी आए हुए हैं और पशु चिकित्सक भी है, या पशु चिकित्सक भी हैं और राजस्थान रोडवेज से भी पधारे हुए हैं और अन्य काफ़ी विभागों के लोग जो है, इस विभागों की जो टीम है जो इस कैंप में काम कर रही है। मालाखेड़ा से कैरवाड़ा की ओर बन रहा सड़क मार्ग अभी अधूरा पड़ा हुआ है। इसे पूरा कराने के लिए समाजसेवी मुकेश जूली से अनेक क्षेत्रीय लोगों ने आग्रह किया है। वहीं मेवबास की ओर बनने वाली सड़क का कार्य भी कई दिनों से बंद है। यहां बारिश का पानी बढ़ने से आवाजाही में परेशानी भी हो रही है। वहीं लोगों की ओर से मुकेश जूली का साफा बांधकर अभिनंदन भी किया गया।
किशनगढ़ बास अनाज मंडी स्थित भाजपा कार्यालय पर हुई बैठक में बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव और विधानसभा प्रभारी महासिंह चौधरी के नेतृत्व में भाजपा मंडल किशनगढ़ बास और मोटुका के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। साथ ही प्रत्येक बूथ पर जाकर भी बैठकें की जाएंगी। इसके लिए प्रभारी भी लगाए गए हैं जो बूथों पर जाकर प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे। उधर पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव ने जोड़िया में हुए किसान सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, मोटुका के अध्यक्ष बलविंदर सिंह लवाना, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश पटवाड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष छोटेलाल यादव आदि उपस्थित रहे। इसलिए बंधुओं 30 मई से 30 जून तक लगातार कार्य होंगे। अन्य तरीके से किसान सम्मान निधि के लिए किसानों का सम्मेलन होगा। महिलाओं के लिए महिलाओं का जैसे स्वच्छता के तहत हमारी इज्जत कर दिया बहनों को कि पहले वो बात जंगल में जाती थी तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ घटना होती थी। 10 करोड़ शौचालय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माता बहनों के लिए बनाया। ऐसे कर अनेक कार्य हुए। उन सबका कार्य अनेक तरीके से उनके सम्मेलन होने हैं। आप सब 30 मई से 30 जून तक इस कार्यक्रम में लगेंगे क्योंकि इस विधानसभा में जो भी कार्य आया प्रदेश से या जिले से या केंद्र से वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ क्योंकि यहाँ सब संगठन के कार्यकर्ता जानने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव बनने के बाद अपने पैतृक गांव जाट बैरोड आए विजेंद्र सिंह महलावत का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने फूलनाथ आश्रम में प्राचीन शिवालय एवं नवनाथ मठ में महंत फूलनाथ महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही कूड़ी तिबारा से गाजे बाजे के साथ ग्रामीण जुलूस के रूप में पीसीसी सचिव महलावत को लेकर पहुंचे। इस मौके पर अनेक पार्टी पदाधिकारी और कर्मचारी नेताओं सहित पंचायती राज प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। पीसीसी सचिव ने बाबा भगवान दास मंदिर में धोक भी लगाई। यहाँ मंदिर महंत रवि ने पूजा अर्चना करवाकर आशीर्वाद दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने मुझे एक नई जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस के सचिव के पद पर दी है। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री अशोक गहलोत जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, इन सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूं मैं मेरे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को, जिनकी कृपा हम पर सदा रही और उन्होंने मुझे अवसर पार्टी के लिए राज्य स्तर पर काम करने का अवसर दिलवाया। इन सब का मैं दिली धन्यवाद करता हूं। मेरे शुभचिंतकों ने एक बड़ा प्रोग्राम, स्वागत प्रोग्राम रखा जिसमें 8-7 किलोमीटर दूर से ही वो मुझे बड़े काफिले के साथ में लेके आए और मैं हमारे गुरु बाबा भगवान दास के पवित्र स्थल पर मैंने आकर के श्रद्धा और धोक दी है और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसमें बस्ती माता के मेरे सभी लोग, सभी जाति के, सभी समुदाय के सभी लोग मौजूद थे। भिवाड़ी साइबर सेल और डीएसटी टीम ने रेवा को 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 देशी पिस्टल एवं 1 देशी कट्टा भी जब्त हुआ है। इनमें से एक बदमाश टपोड़ा थाने का स्ट्रीट शीटर भी है। डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि कुछ बदमाशों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करने की जानकारी मिली थी। इसके बाद कार्रवाई कर जावेद, केशव, राजेंद्र और आशीष को पकड़ा गया है। खैरतल कस्बे में प्रथम ओपन राजस्थान शूटिंग बॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। रविवार को इसका विधिवत समापन थाना अधिकारी अंकेश कुमार द्वारा किया गया। आयोजन से जुड़े गिरिराज सामरिया ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक रखी गई थी। वहीं विजेता टीम झालावाड़ को 11,000 की पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा द्वितीय रही दौसा, तृतीय टोंक और चतुर्थ स्थान पर आई सवाई माधोपुर टीम को भी नगद पुरस्कार दिए गए। समापन मौके पर शंभुदया, लखन शर्मा, गोविंद सोनी, प्रकाश पवार आदि की उपस्थिति रही। महुआ में गायत्री जयंती के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। रामबाबू बगीची में गंगा दशहरा में गायत्री जयंती के पावन पर्व पर गायत्री परिवार ने सोमवार सुबह यह विशाल कलश यात्रा निकाली। साथ ही दीपदान यज्ञ आयोजित किया गया। इसके अलावा गायत्री परिवार पुष्कर से आए सुरेश शर्मा, नरेंद्र साहू, सुरेंद्र जागृति साहू, विनोद चिपानी मां गायत्री का गुणगान किया। साथ ही पंडित श्रीराम शर्मा के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं मंगलवार को प्रातः 8 बजे 11 कुंडे महायज्ञ और 11 बजे पूर्ण आरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। गायत्री परिवार से जुड़े दिनेश सिद्ध ने बताया कि गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई।
रामगढ़ नगर पालिका सभागार में सोमवार को पार्षदों की बैठक हुई। मनोनीत पार्षद एडवोकेट रोहतास सैनी के नेतृत्व में हुई बैठक की अध्यक्षता दौलत राम प्रजापत ने की। इस दौरान राहत कैंपों को लेकर फीडबैक भी लिया गया। अनेक पार्षदों ने बकाया मानदेय दिलाने की मांग भी रखी। इसे लेकर प्रशासक एसडीएम अमित वर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। साथ ही अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान से मिलने का निर्णय भी हुआ। 29 को सभी रामगढ़ नगर पालिका के पार्षद हैं इकट्ठे हुए एक मीटिंग हुई है, जिसमें कई निर्णयों पे मुद्दा हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि सभी पार्षदों का बकाया 3 साल का मानदेय बकाया रह रहा है। उस बारे में आज हैं जो हम एसडीएम साहब के ऑफिस में हैं जो एकत्रित हुए हैं और एक मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन दे रहे हैं। अब जो बकाया पार्षदों का सम्मान है, मानदेय है, उसका भुगतान किया जाए। आज नगर पालिका रामगढ़ के सभी पार्षद गणों की एक मीटिंग का आयोजन हुआ नगर पालिका के अंदर, और जो भी उनकी वार्ड की समस्याएं थी उन्हीं सभी समस्याओं के बारे में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। तथा एक जो मुख्य समस्या निकल के आई थी सभी पार्षद गणों की कि ये पिछले 3 वर्ष से जब से नगर पालिका बोर्डिंग बनी है तो इनका मानदेय नहीं मिला है। कुछ ही पार्षदों को 2, 4, 5 महीने का मानदेय मिला है। तो उस मानदेय के लिए आज सभी पार्षदगण आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करने एसडीएम महोदय के पास पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है एसडीएम साहब के मार्फत कि आप कस्बे के प्रशासक हैं, नगर पालिका के प्रशासक हैं, कि हमारे जो 60 पार्षद हैं जो उनका बकाया मानदेय पिछले 3 वर्ष का चल रहा है उसे जल्द से जल्द देने की कृपा करें। अमित गोयल को अग्रवाल महासभा अलवर का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने देवेंद्र गर्ग को 821 मतों से पराजित किया। जीत के बाद माल्यार्पण से अध्यक्ष गोयल का स्वागत किया गया। श्री अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष पद सहित 8 पदों के लिए रविवार को मतदान हुआ था। साथ ही सोमवार को मतगणना मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोड़ की देखरेख में की गई। नए पदाधिकारियों का कार्यकाल वर्ष 2023 से 2025 तक रहेगा। वहीं विजयी अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि वे समाज के हितों के लिए समर्पित रहकर कार्य करेंगे। उन्होंने अपने सभी मतदाताओं का आभार भी जताया। जी माता लक्ष्मी जी और श्री अग्रसेन जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उन्हीं के आशीर्वाद से और अग्रवाल समाज के सभी सम्मानित अग्रबंधुओं के आशीर्वाद से मुझे एक बार पुनः अग्रवाल महासभा और समाज की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं सभी अग्रबंधुओं का बहुत बहुत हृदय के अंतकरण से आभारी हूँ और साथ साथ ये सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने पूर्ण विवेक और क्षमता के अनुरूप आगामी 2 वर्षों में अग्रवाल समाज के लिए और अग्रवाल समाज ही नहीं पूरे अलवर शहर के लिए मानवीय सेवा क्रम के सारे कामों को करता रहूँगा, ऐसी मेरी आशा है। भगवान लक्ष्मीनारायण कितने मतों से जीते हैं सर? कितने मतों से जीते हैं? आपके अंतर रहा है? ये अग्रवाल महासभा का जैसा मुझे बताया 821 मतों से मुझे विजयश्री प्राप्त हुई है और ये आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है कि इतने बड़े अधिक मतों से विजयश्री दिलाकर मुझे अग्रवाल समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। 80 वर्षों की एक गौरवशाली संस्था है जिसे हमारे समाज के सभी पूर्व अध्यक्षों ने बड़ी मेहनत और तन्मयता के साथ आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। वर्ष 1921 में भी मुझे सेवा का अवसर मिला था और सभी लोगों ने पुनः एक बार मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं निश्चित रूप से अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार अपने साथियों के साथ पूरे जो कार्यकारिणी है उसके साथ अग्रवाल समाज के लिए और सभी मानवीय सेवा के कार्यों के लिए अग्रणी रूप से समर्पित रहूँगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। घुमंतुओं के स्कूल पर बुलडोजर चलने से उपजे विवाद ने पकड़ा तूल। बच्चों को पढ़ाने के लिए नगर परिषद लेके पहुंचे परिजन। वहीं आयुक्त ने कार्रवाई को सही ठहरा, सरकारी स्कूल में प्रवेश का दिलाया भरोसा। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी के चलते बढ़ाई निगरानी, पटरियों के दोनों ओर तेज होगी पेट्रोलिंग। अलवर आवासीय मंडल कार्यालय पर कार्मिकों ने दिया धरना, सीधी भर्ती जल्द करने की है मांग। वहीं बकाया भुगतान की मांग पर बस स्टैंड पर हुआ प्रदर्शन। और नॉर्वे की टीम ने शिशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण, सघन चिकित्सा इकाई सहित देखे अन्य इंतजाम।
समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।